हेलो एवरीवन। तो आज हम 11.3 प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लाज्मिड डीएनए है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जो ग्रीन कलर पार्ट दिख रहा है वो हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो ये क्या करता है? प्लाज्मिड डीएनए रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब ये एम्पिसिलिन क्या है? एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का क्या काम होता है? किल बैक्टीरियल सेल्स। ये ध्यान में रखिए कि एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक का क्या काम होता है? किल बैक्टीरियल सेल। तो अगर हम इस एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो प्लाज्मिड डीएनए के अंदर है, इसको अगर हम बैक्टीरियल सेल में डाल दें, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दें, तो यहाँ पे हमारा जो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है उस मीडियम में हमने डाल दिया है इस सेल को। तो नेचुरली क्या करना चाहिए? नेचुरली ये एम्पिसिलिन तो एंटीबायोटिक है तो इसको किल करना चाहिए, पर ये किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जो इससे रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में और क्लियरली बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेल्स है, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट और इसको बोला जाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इसमें प्लाज्मिड डीएनए है, इसमें कोई प्लाज्मिड डीएनए नहीं है। तो अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मेंट में जिसमें प्लाज्मिड डीएनए, ये एक्चुअली क्या है हमारा, ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड डीएनए विद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये हमने यहाँ इस बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसा दिया है। फिर उसके बाद इसको हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? सेल्स ग्रो बिकॉज एम्पिसिलिन के नॉट किल बैक्टीरिया। तो जो ये क्या है? सेल्स मतलब बैक्टीरियल सेल्स, ये बैक्टीरियल सेल्स ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे हैं, एम्पिसिलिन विल नॉट बी एबल टू किल दिस बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम अगर ये बैक्टीरियल सेल देखेंगे, यहाँ पे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें कोई प्लाज्मिड डीएनए नहीं है, इसमें कोई प्लाज्मिड डीएनए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कुछ नहीं है। अगर हमने इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में एक्सपोज किया तो क्या होगा? तो ये जो सेल्स है बैक्टीरियल सेल्स, दे विल डाई बिकॉज एम्पिसिलिन विल किल द बैक्टीरिया। तो हमारा जो एंटीबायोटिक है इट विल किल द बैक्टीरिया क्योंकि इसमें कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन दोनों सेल्स के बारे में, ये एक्चुअली टेक्स्ट में बताया गया है। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए bearing gene for resistance to an antibiotic, for example ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. तो जैसे कि अगर हम इसको एक बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसा दे तो समझ लो ये हमारा बैक्टीरियल सेल है जिसमें क्रोमोसोमल डीएनए है और ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए है जिसके अंदर एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड डीएनए हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसाया है, इसको बोला जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। इसको, इस बैक्टीरियल सेल को बोला जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। If we spread the transformed cells on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow. Transformants will grow. Untransformed या non-transformed cells will die. तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेंट जो दिख रहा है इट विल ग्रो, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है इट विल डाई। So since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin, तो ampicillin resistant gene की वजह से ये सब हो रहा है, इस जीन की वजह से ये सब हो रहा है। The ampicillin resistant gene in this case is called a selectable marker. तो ये जो जीन आपको ग्रीन कलर पार्ट में दिख रहा है इसको बोला जाता है सेलेक्टेबल मार्कर।
ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारा फॉरेन डीएनए जो ब्लू कलर पार्ट में दिख रहा है वो हमारा फॉरेन डीएनए, और जो यहाँ पे मरून कलर पार्ट में दिख रहा है ये हमारा वेक्टर डीएनए है। इसको प्लाज्मिड डीएनए भी बोला जाता है। हम इसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। हमें फॉरेन डीएनए को सेम और वेक्टर डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। तो हमने अपना डिजायर्ड डीएनए को फ्रैगमेंट कर दिया, यहाँ पे भी हमने कटिंग कर दिया। फिर हम लाइगेसेस, इसको ये क्या, इसका क्या काम होता है, ये ग्लू करता है। तो ये फॉरेन डीएनए को हम इस वेक्टर के अंदर ग्लू कर देंगे। तो ये हमारा ग्लू, हमारा वेक्टर डीएनए विद आवर फॉरेन डीएनए है। इसको हम बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या करेगा बैक्टीरियल सेल्स, ये जो हम यहाँ पे इकोला यूज कर रहे हैं, ये डिवाइड करेगा तो हमारा प्लाज्मिड डीएनए भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, वो है व्हाई डू वी नीड बायोरिएक्टर्स। जैसे कि आप देखते हैं सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या होता है, डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए एंड आरएनए इज कन्वर्टेड टू प्रोटीन। तो ये हमारा सेंट्रल डॉगमा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे हमारा डीएनए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर हमारा एक्चुअल एम ये नहीं है कि हम डीएनए चाहिए, हमें डीएनए से आरएनए कन्वर्ट करना है, फिर आरएनए से हमें प्रोटीन को कन्वर्ट करना है, प्रोटीन तक कन्वर्ट करना है। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रोटीन है। So our desired product is protein, which is expressed by the DNA. Our aim is to get the protein. So DNA gets converted to protein ultimately, which is our desired product. तो DNA हम जो प्रोटीन है वो हमारा desired product है। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं ये हमारा स्मॉल स्केल है, मतलब कि हम लैब में कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वेरी फ्यू प्रोटीन्स आर फाउंड। तो जो प्रोटीन्स है वो बहुत कम आते हैं इस केस में। So this is done in small scale in laboratory. So we need to scale up. तो हम क्या कर सकते हैं, हम बायोरिएक्टर्स का यूज कर सकते हैं इस केस में, ताकि हम बहुत सारा प्रोटीन बना सके। In order to scale up, we need bioreactors. A desired protein will double and will be produced in many quantities. तो हमारा एम है कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा प्रोटीन है उसको हम ऑब्टेन करें और उसको हम लार्ज क्वांटिटीज या बहुत सारे प्रोटीन्स हम, या फिर मेनी क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स हम निकाल सके। इसलिए हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बायोरिएक्टर है जहाँ पे यूज्ड मीडियम को हम निकालते हैं और फ्रेश मीडियम को अंदर हम डालते हैं। तो द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, तो यहाँ से निकाल दिया है, while the fresh medium is added from the other to maintain the cells in the physiologically most active log exponential phase। अब ये log exponential phase क्या है, फॉर अ बैक्टीरिया टू ग्रो, ये लॉग फेस, लैग फेस, ऐसे बहुत सारे फेसेस होते हैं। तो ये जो फेस होता है इसको बोला जाता है लॉग फेस या फिर एक्सपोनेंशियल फेस। इस फेस में क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे से डिवाइड करता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्टेज होता है बैक्टीरिया के लिए। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास। तो हम बायोरिएक्टर में बहुत सारा बायोमास आ जाता है, लीडिंग टू हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। तो हमें बहुत सारा प्रोटीन, तो मेनी क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन हमें मिल जाता है इस प्रोसीजर से, इस बायोरिएक्टर से। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम अगर लेबोरेटरी में करें तो बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। To produce in large quantities, the development of bioreactors where large volumes 100 to 1000 liters of culture can be processed was required। तो हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं जहाँ पे 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर को हम प्रोसेस कर सकते हैं। Thus, bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products। तो हम यहाँ पे raw materials डालते हैं, फिर हमें products मिलते हैं एंड में। तो इस बायोरिएक्टर में बहुत सारे कंडीशंस मेंटेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं, सॉल्ट डालते हैं, विटामिन डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं। तो ये मैनुअल सिस्टम नहीं होता है, तो हम इस टेम्परेचर इन सबको कंट्रोल में रखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर और ऑफ स्टीरिंग टाइप। तो ये क्या है स्टीरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर? तो स्टीरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर ये है, और ये है स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर। स्टीरिंग टाइप में क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल है और इसमें कर्व्ड बेस होता है। तो ये कर्व्ड बेस है।
फिर इसके अंदर इम्पेलर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इम्पेलर्स। ये क्या करता है कि हमारे कल्चर को अच्छे से फैन की तरह ये काम करते हैं, कल्चर्स को अच्छे से मूव करते हैं सिस्टम में। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोरिएक्टर एंड एजिटेटर सिस्टम? एजिटेटर सिस्टम इज नथिंग बट आर ये जो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर दिख रहा है, ये हमारा एजिटेटर सिस्टम है। ये क्या करता है कि बहुत मूवमेंट करता है कल्चर को, ताकि अच्छे से मूव और फ्लो कर सके हमारे रिएक्टर में। फिर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ताकि हमारा ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। फोम कंट्रोल सिस्टम, तो एजिटेशन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट बहुत होता है और फोम बहुत डेवलप होता है, तो हमें फोम कंट्रोल सिस्टम की जरूरत होती है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और पीएच कंट्रोल सिस्टम। और एक सैम्पलिंग पोर्ट, तो अगर हमारा बायोरिएक्टर यहाँ पे है तो हम एक सैम्पलिंग पोर्ट निकाल से हमारा कल्चर को निकाल सकते हैं, तो हमारा प्रोटीन जो एंड में प्रोटीन प्रोडक्ट है इसको हम निकाल सकें, तो सैम्पलिंग पोर्ट की जरूरत होती है। A stir tank reactor is usually cylindrical or with a curved base. तो ये cylindrical है और इसमें यहाँ पे curved base है to facilitate the mixing of the reactor contents. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. तो stirrer की वजह से ऑक्सीजन भी अच्छे से मिक्स होता है और बहुत अच्छे से मिक्स होता है रिएक्टर के अंदर। Alternatively, air can be bubbled to the reactor. तो एयर का बबलिंग होता है रिएक्टर के अंदर। फिर हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम जैम इंडस्ट्री के बारे में बात करें या फिर जूस इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एंड में हम डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ताकि जो हमारा जैम या जूस है वो स्टेबल रह सके या एक्टिव रह सके और स्पॉइल ना हो, ठीक है, खराब ना हो, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। ड्रग्स के केस में क्या करते हैं हम, जैसे मेडिसिन होते हैं उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स को सब्जेक्ट करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग वेरी फ्रॉम ईच प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो अगर हम जैम या जूस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, अगर हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इसको सब्जेक्ट करते हैं। That's why it varies from each product to product. So thank you for watching my video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।